तो हमारा टॉपिक है बेटा इंटरेस्ट का, और इसमें आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। इंटरेस्ट लिए बगैर ये इंटरेस्ट का टॉपिक नहीं समझ आता। तो कल हम लोगों ने इसमें बात की थी बेटा। पहले ये बताओ, मेरी आवाज ठीक आ रही है आपको? जी सर। जी बेटे, आवाज ठीक आ रही है? जी बेटे, अच्छा चलो चलते हैं। इंटरेस्ट के बारे में कल हमने डिस्कस किया था बच्चों। वो ये था, द इंटरेस्ट रेट इज यूजुअली अप्लाइड टू डेट इंस्ट्रूमेंट्स सच एज बैंक लोन्स, बैंक लोन्स जो होते हैं बेटा, और बॉन्ड्स, और जो हमारे बॉन्ड्स होते हैं, इनके ऊपर जो रिवॉर्ड दिया जाता है डेट इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर, उन्हें हम इंटरेस्ट कहते हैं। और साथ ही उसने आपसे जो बात की, मैंने तो रिवॉर्ड की बात कर दी ना, उसने आपसे जो बात की है वो कंपनसेशन का वर्ड इस्तेमाल किया है कि अगर आपको किसी से लोन लोगे तो आपको कंपनसेट करना पड़ेगा उसको। कंपनसेट किस चीज का? जो वो अपनी ऊपर वो खर्च कर सकता था, वो अपॉर्चुनिटी उसने मिस की और आपको पैसे दे दिए कि आप उससे कमा लें, तो उसको भी तो कुछ पैसे चाहिए ना जो आप कमा लें, तो वो से हम कहते हैं कंपनसेशन। उसे हम कहते हैं कंपनसेशन। तो ये कंपनसेशन किस सेंस में होती है? इसी सेंस में होती है बेटा कि आपको जो पैसे वो दे रहा है, आपको कंपनसेट करना पड़ेगा जो उसने बेनिफिट सेक्रीफाइस किया है। अच्छा, जिसने पे करना है यानी कि कंपनी हो जाए, उसके लिए ये कॉस्ट होती है, कॉस्ट ऑफ बोरोविंग। कॉस्ट ऑफ बोरोविंग से क्या मुराद है? लेट से 100 रुपीज का लोन, आप 100 रुपीज का लोन बेटा आपने उससे ले लिया और 10% पर राजी हुआ वो देने पर आप पर। तो ये जो 10% है बेटे, इसे कहते हैं ये कॉस्ट है। क्यों? क्योंकि ये उसने पे करनी है कंपनी ने। और जिसने रिसीव करनी है, चलो बताओ उसके लिए क्या होगा? जिसने इसको रिसीव करना बेटा, उसके लिए क्या होगा? इनकम होगी। शाबाश, डेफिनेटली। जिसने पे करना है उसके लिए कॉस्ट। जी तैमूर बेटे, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जिसने पे करना है उसके लिए कॉस्ट, और जिसने रिसीव करना है बेटा उसके लिए इनकम होगी। दैट इज वाई वो यहां पर आपको यही कह रहा है मेरे बच्चे कि फ्रॉम द बोरोवर्स पॉइंट ऑफ व्यू द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फंड्स, कि ये जो इंटरेस्ट पे किया जाता है बोरोवर पॉइंट ऑफ व्यू से, ये उसके लिए क्या होता है? कॉस्ट होती है। किस चीज की कॉस्ट? जो उसने बोरो की है उस चीज की कॉस्ट, उसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फंड्स। क्लियर हो गया? तो बेटा ये हमारी जो होती है, हम इसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, और दूसरे बंदों के लिए ये रिटर्न होता है। ये जो है द रिक्वायर्ड रेट इन रिटर्न, रिक्वायर्ड रिटर्न इज यूजुअली अप्लाइड टू इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स सच एज कॉमन स्टॉक, कॉस्ट ऑफ फंड्स ऑब्टेन्ड बाय सेलिंग ओनरशिप इंटरेस्ट। ओनरशिप इंटरेस्ट से मुराद अपना हिस्सा बेचना। उस हिस्से बेचने के ऊपर कोई खरीदेगा उसको, कोई परचेज करेगा आपकी ओनरशिप, तो उसके ऊपर उसे आपको प्रॉफिट देना पड़ेगा। वो आपके हिस्से का मालिक हो चुका है तो उसको प्रॉफिट दिया जाता है। वो प्रॉफिट को हम कहते हैं रिक्वायर्ड रिटर्न। तो इसके ऊपर पूरा अगला चैप्टर है स्टॉक वैल्यूएशन के नाम से, तो उसमें हम उसमें देखेंगे। अब हम चलते हैं। कहते हैं जी इंटरेस्ट रेट्स एंड रिक्वायर्ड रिटर्न्स, इंटरेस्ट रेट फंडामेंटल्स। अब इंटरेस्ट रेट फंडामेंटल से क्या मुराद है? देखें, इंटरेस्ट रेट, जी बेटा,
जी बेटा मुझे पता है शोर आ रहा है, मैं अभी वो उसी के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो अब नहीं आएगा अब आपको शोर ना। जी अब ठीक हो गया, अब तो शोर नहीं आ रहा बच्चों। चलो अब देखो बेटे आगे क्या होगा। वो कहते हैं इंटरेस्ट रेट फंडामेंटल्स। अब हम इस सारी कहानी को जो हमारे सामने आ रही है ना, क्या कहते हैं स्लाइड्स के तौर पे, हम इसको कर देते हैं स्किप। हम अपनी एक सिनेरियो बनाते हैं, उस सिनेरियो से हम अब चीज को समझने जा रहे हैं। ठीक हो गया मेरे बेटे, ये समझने वाली बात है। लेट्स से कल भी हमारी बात हुई थी, गवर्नमेंट है और लिस्टेड कंपनीज होती हैं। मुझे एक बात बताओ बच्चों, गवर्नमेंट आपको 10% रेट ऑफ रिटर्न दे, लिस्टेड कंपनीज भी आपको 10% ऑफ रिटर्न दे, कहाँ इन्वेस्ट करना पसंद करोगे? जी मेरे बेटे, कहाँ इन्वेस्ट करना पसंद करो? सर लिस्टेड कंपनी में। लिस्टेड कंपनी भी 10% दे और गवर्नमेंट भी 10% दे। जी। वो क्यों? सर गवर्नमेंट में इन्वेस्ट करना ज्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि लिस्टेड कंपनी तो एक सर लिस्टेड कंपनी तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, उसकी डिसोल्यूशन भी हो सकती है, बंद हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, बट गवर्नमेंट इटसेल्फ एक स्टेट है। अगर आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो वो कल ना कल उसकी उसमें रिस्क कम है और सिक्योरिटी ज्यादा है। देखें गवर्नमेंट में रिस्क बिल्कुल नहीं होता, वो एक ही रिस्क होता है जिसे हम कहते हैं वंस इन अ ब्लू मून, कि शायद ही कभी हो। मिसाल आपको दे देता हूँ, गवर्नमेंट का रिस्क होता है सीडीआर। सीडीआर का मतलब होता है कंट्री डिफॉल्ट रिस्क। गवर्नमेंट के अंदर जो रिस्क मौजूद है उसे हम कहते हैं सीडीआर, उसे कहते हैं कंट्री डिफॉल्ट रिस्क। कंट्री डिफॉल्ट रिस्क। ब्राजील डिफॉल्ट कर गया था, ब्राजील के पास आईएमएफ किया, उसने कहा जी आपने पैसे देने हैं। ब्राजील ने कहा चलो भाग जाओ यहां से, कोई पैसे नहीं है। पाकिस्तान ने भी तो पैसे देने आईएमएफ के, पाकिस्तान क्यों नहीं कहता भाग जाओ यहां से, कोई पैसे नहीं है? ब्राजील का केस इंटरनेशनल अदालत में गया, ब्राजील ने कहा जी मेरे ये हालात हैं, मैं नहीं दे सकता पैसे। केस वहां पे क्लोज किया उन्होंने, इंटरनेशनल अदालत ने। उन्होंने कहा चलो तुम इसका 10% तो दे दो ना। उन्होंने कहा मैं 10% भी नहीं दे सकता, मैं आपको कह रहा हूँ मैं दे ही नहीं सकता। उन्होंने कहा चलो यार इंसॉल्वेंट हो गया, जाओ ठीक है जाओ। अब वो नहीं दे सकता तो अदालत ने कहा हम क्या कर सकते हैं, अदालत ने इस पर फैसला नहीं कर। पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता ये? पाकिस्तान क्यों नहीं खादिम हुसैन रिजवी की बात मान सकता? कहते कि भाई इंटरेस्ट जो है हमारे मुल्क में हराम है, चलो भागो यहाँ से, कोई इंटरेस्ट पैसे नहीं है। पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता ऐसे? रेपुटेशन खराब हो गई तो दूसरा केस फिर नेक्स्ट टाइम हमारे से भी इसी किस्म का कोई लेन नहीं करेगा इंटरनेशनल तौर पे। और चल यार ठीक है ना करे इंटरनेशनल तौर पे, हमारे 106 खरब रुपए से जान छूटती है, छूट जाए, हमें नहीं कोई इंटरनेशनली करना। सब तो ये है कल को नवाज शरीफ के बच्चों ने हुकूमत करने आना तो उन्होंने फिर लेने हैं पैसे, तो वो फिर कैसे लेंगे इंटरनेशनली? हाँ तो ये तो चलो एक मजाक में बात चली गई है। बात ये कि हम कहते हैं 106 खरब रुपए देने हैं, कहते हैं चलो कोई बात नहीं, कोई नहीं पता, भागो यहाँ से। पाकिस्तान नहीं कह सकता, ब्राजील कह गया क्योंकि उसे बताता अदालत में जाऊंगा, अपने डॉक्यूमेंट शो कर दूंगा, ये देख लें जी ये हमारी कंपनी का जीडीपी का हाल हो गया है, ये नेशनल इनकम है, बताया मैं कहां से पैसे। पाकिस्तान क्यों नहीं दे सकता? कर सकता है ऐसे पाकिस्तान। मजीद लोन नहीं मजीद लेना होगा लोन, ये बात नहीं है। देखो होता क्या बेटा, पाकिस्तान अगर कह देना कि मैंने नहीं देने पैसे, तो हमें फर्क नहीं पड़ता, हम JF-17 बना रहे हैं ना, हमसे गरीब मुल्क है वो हमसे छुपे चोरी परचेज कर लेंगे। ब्राजील के साथ भी यही हुआ। इशू क्या है? इशू ये है कि ब्राजील का कोई एसेट प्लज नहीं था IMF के पास लीगली। हमारे एसेट प्लज है IMF के पास लीगली। हमारी मोटरवेज गिरवी रखवाई गई हैं, हमारे ये जो क्या कहते हैं, अल्लाह का भला करे, कुछ एसेट्स हैं हमारे, बड़े गवर्नमेंट के एसेट्स हैं,
वो गिरवी है उनके पास, डैम गिरवी है हमारे उनके पास, आईएमएफ के पास। वो अदालत में जाते हैं सर तो तो ये भी अदालत तो पेपर में ही है ना कि पेपर में गिरवी रखा हुआ है ना। पाकिस्तान अगर नहीं, नहीं, स्टैंड नहीं। लेगा तो फिर पूरी तरह लेगा, वो कहेगा हम आप क्यों इंटरफेयर करेंगे। नहीं, अदालत ये फैसला कर देगी। देखे ना, आप आम बंदे के हवाले से देखिए, आम बंदा लोन लेता है, कोई चीज गिरवी ना रखी हो ना, तो अदालत ये कहती है भाई तू 10% इन्हें दे दे। वो कहता है जी मैं दे ही नहीं सकता, मेरे नाम ना मकान है, ना कुछ है, ना लेना है, ना देना है, मैं कहाँ से दे दूं इनको। वो मेरे जो है भाइयों का मकान और ये मेरा तो ये हिस्सा है, वो बेचेंगे तो होगा। तो अदालत फैसला, चलो जी जब ये बिके तो इनको पैसे दे देना। तो अब या कोई डिफॉल्ट ही कर जाता है, जी मेरा तो कुछ है ही नहीं, मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं है, मैं कहां से दे दूं। तो अदालत कहती है यार ये कोई दे ही नहीं सकता, तो केस खत्म हो जाता। जब बैंक ने गिरवी रखवा लिया होता है ना घर, और अदालत चला जाए, तो बैंक कहता है जी ये घर जो है ना, ये अदालत कहती है ये घर ये बैंक को जाएगा। इसी तरह पाकिस्तान ने अपने एसेट प्लज करवाए। पाकिस्तान नहीं कह सकता, अदालत फॉर इंटरनेशनल कोर्ट कहेगी कि ये जो रोड्स हैं ये सारी आईएमएफ के अंडर जाएंगी। आईएमएफ आगे बैठ जाएगा। आज टोल टैक्स जो 1000 रुपए का है, कल वो आईएमएफ 10,000 कर दे, रोड आप इस्तेमाल करें ना करें आपकी मर्जी है। वो कहता है जी 10,000 टोल टैक्स होगा। दैट इज वाई पाकिस्तान नहीं कह सका। इसका रीजन क्या हुआ, कोई बता सकता है क्या एसेट क्यों प्लज करवाने पड़े? इसलिए प्लज कराने पड़े, डॉलर को आप 100 रुपए पे रखना चाहते थे, पैसे आप धड़ाधड़ छापे जा रहे थे, इंपोर्ट करे जा रहे थे। आपका एडिबल ऑयल इंपोर्ट होता है, खाने का जो तेल है, आपकी दालें इंपोर्ट होती हैं, इवन दो कि शुगर कभी कभी इंपोर्ट करनी पड़ जाती है, उसके लिए पैसे होते नहीं थे आपको देने के लिए, लोग आपसे पैसे मांगते थे। आप अपने एसेट, उन्होंने कहा जी जितना आपने कर्जा उठा लिया, अब हमें डर है आप डिफॉल्ट कर जाएंगे, अपने एसेट प्लज करवाएंगे तो हम कर्जा देंगे। तो इस तरह करके पाकिस्तान अपने जाल में फंसता चला गया, फंसाया गया। बल्कि आप जाते थे तो वो आप, अब उन्होंने तो नहीं आपको था पाए हमारे पास, तो इसलिए पाकिस्तान नहीं ये कर सकता। अच्छा जी, अब हम आते हैं इंटरेस्ट के हवाले से बात करते हैं। आपने कहा जी हम गवर्नमेंट में जाएंगे, गवर्नमेंट में रिस्क नहीं। हाँ डेफिनेटली सी बात है, नॉर्मली रिस्क नहीं होता। हम उसे कहते हैं गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटी होती है, आमतौर पर हम इसे दूसरे लफ्जों में कहते हैं बेटा रिस्क फ्री सिक्योरिटी। रिस्क फ्री क्या कहते हैं हम उसे बेटा? रिस्क फ्री सिक्योरिटी, जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी होती है, इसे हम कहते हैं रिस्क फ्री सिक्योरिटी। मेरे बेटे समझ आ गए यहां तक? अच्छा, और जो गवर्नमेंट इस सिक्योरिटी पे आपको रेट प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट कहती है हम आपको 10% देंगे, हम उसे कहते हैं बेटा रिस्क फ्री रेट। ये वो रेट है जो रिस्क फ्री है। यहां तक बात समझ में आ गई बेटे? जी बच्चे यहां तक समझ में आ गया? अब गवर्नमेंट नॉर्मली, जी बेटा ठीक है तैमूर बेटे जीते रहो, गवर्नमेंट नॉर्मली जो आपको रेट प्रोवाइड करती है ना, गवर्नमेंट नॉर्मली जो आपको रेट प्रोवाइड करती है, उसमें दो चीजों को उसने कंपनसेशन, उसने एक चीज तो लाजमी कंपनसेट करनी है, उसे कहते हैं इन्फ्लेशन। उसे हम कहते हैं बेटा इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को उसने हर सूरत आपको कंपनसेट करके देना है। प्लस आप क्या डिमांड करते हो, प्लस आप डिमांड क्या करते हो? फर्ज करें आपकी एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन 8% है, गवर्नमेंट 8% आपको देती है कि जी 8% हमसे के ऊपर सिक्योरिटीज जो है वो ये ले लें और हमें पैसे दे दें। गवर्नमेंट पैसे इसलिए लेना चाहती है, जब सप्लाई ऑफ मनी मार्केट में बहुत ज्यादा हो जाए तो गवर्नमेंट उसको कंट्रैक्शन पॉलिसी में लेकर आती है कि पैसे वापस लेकर आओ। तो 8% पे वो कहती है कि जनाब बेली हमसे ले लें, क्योंकि आपको पता है कि 8% के कम के ऊपर कभी भी पैसे वापस नहीं आएंगे। लेकिन अगर उसको ये ऑब्जेक्टिव पूरा होता है 8% पे नजर ना आए, तो फिर वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाती है। वो कहती है हमसे 10% ले लें। 10% पे अगर उनका ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाएगा तो ये उनके लिए इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट बन जाता है।
और ये जो इन्फ्लेशन से ज्यादा, जिसे मैंने कहा था एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन 8%, इन्फ्लेशन से ज्यादा आपको जो पे करी है, कितना पे करे इन्फ्लेशन से ज्यादा? जी बेटा, इन्फ्लेशन से ज्यादा कितना पे? 2%। शाबाश बेटा, शाबाश। ये जो 2% पे कर रही है, इसे हम कहते हैं रियल रेट ऑफ रिटर्न। ये जो 2% ज्यादा पे कर रही है, इसे हम कहते हैं रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट। सर एक बार काइंडली दोबारा रिपीट कर देंगे सर? मैं दोबारा सर रिपीट कर देता हूँ। देखो, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन आप समझते हो 8% हो जाएगी, और गवर्नमेंट आपको अपनी सिक्योरिटी लेकर आती है और कहती है हम आपको इंटरेस्ट 8% देने को तैयार है। तो अगर मुल्क की हालात बहुत अच्छे हों तो लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटी की तरफ नहीं जाएंगे। 8% तो जस्ट इन्फ्लेशन का कंपनसेट है। अगर लोग ना आ रहे हो तो गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है, कहती है 10% पे हमें कौन देने को तैयार है। हाँ, 10% पे अगर उसका ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाए कि लोग पैसे देने को तैयार हो गए हैं, तो अगर आप देखो तो 8% तो इस 10% में से इन्फ्लेशन को कंपनसेट करेगा। जो बाकी 2% आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, हम इसे कहते हैं ये रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट है। क्या कहते हैं? रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट। रियल क्यों इसे नाम दिया जाता है, अब मैं बताता हूँ आपको। जी बेटा, समझ में आ गया? जिन्होंने कहा था दोबारा रिपीट कर दीजिएगा। यस सर। आप देखो, इसे रियल क्यों कहते हैं, ये रियल क्यों कहलाता है, रीजन क्या है? रियल इसलिए कहते हैं, बिल फर्ज आपके पास 100 रुपीज है और आप समझ लो 100 रुपीज की 1 kg चीनी आती है। पता ये चलता है अगले साल 8% इन्फ्लेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इन्फ्लेशन हो जाएगी। कोई बता सकता है अगले साल फिर चीनी की प्राइस क्या होगी 1 किलो? 108 डेफिनेटली। आपसे गवर्नमेंट ने वादा किया था मैं पैसे दे दो 10% पे, किया था बेटा? ठीक है ना, 10% पे उन्होंने आपसे लिए ना पैसे। यस सर। फर्ज करो एक साल बाद वो आपको 10% दे देती है, आपको टोटल कितने पैसे मिलेंगे? 110। जी सर। जी सर। अब मुझे बताओ 110 रुपए की 1 किलो चीनी आएगी या 1 किलो से ज्यादा आएगी? ज्यादा आएगी। 1 किलो आएगी सर। 1 किलो से ज्यादा ही आएगी ना? ये तो 2 रुपए का होगा। 2 रुपए से ज्यादा आएगी। आपकी परचेजिंग पावर रियलिटी में 2 रुपए से बढ़ गई, ऐसे ही है? रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट है। यही रियल रेट ऑफ जी इंटरेस्ट। सर। यही बात जब हमने परसेंटेज में की तो इंटरेस्ट में की थी, हमने कहा रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट ये मिला। अब समझ में आए इसे रियल रेट क्यों कहते हैं? जी बेटा, समझ में आ गया? नहीं सर। अच्छा, सर अगर इन्फ्लेशन रेट भी 10% हो जाए तो? वेरी गुड क्वेश्चन। क्या नाम है तुम्हारा? बिलाल। बिलाल, अगर इन्फ्लेशन रेट भी 10% हो जाए और आपको गवर्नमेंट भी 10% दे रही हो, बिल फर्ज ये एक्सपेक्टेड होता है, हर तरह हम एक्सपेक्टेड करते हैं 10% दे रही है और गवर्नमेंट भी 10% इंटरेस्ट दे रही है, उसका ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया। इसका मतलब मुल्क की हालात इतने अच्छे नहीं है, लोग इनसिक्योर हुए हुए, लोग कह रहे हैं यार कुछ तो मिल रहा है ना, कम से कम इन्फ्लेशन नहीं कंपनसेट हो रही है। अब रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? जीरो। अब तो क्या लिफ्ट में हो गया सर, 0 हो गया। 0% आ जाएगा। अच्छा, अगर बिल फर्ज एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन 10% है, ठीक है? जी सर। एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन बेटा 10% है, बिल फर्ज आपको गवर्नमेंट ने 8% शो किया, आप राजी हो गए देने के लिए। इतनी इनसिक्योरिटी है, इतनी खराबी हुई है, इकोनॉमी का हाल ये हुआ है। अब रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? -2%। और इसको इंटरप्रेट पता है कैसे करते हैं? इसको पढ़ते कैसे हैं? इसको इस तरह पढ़ते हैं, है बेटा? जी सर। इस तरह पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं मैं बताता हूँ इसको। बच्चों इस तरह पढ़ते हैं, और यार गवर्नमेंट ने ऊपर क्या देना है, गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को भी नहीं कंपनसेट कर पा रही 2% से। समझ आ गई बात? बिल फर्ज मैं अगर इसको कर दूं, चलो अब ये आपने बताना है,
कि आपकी श्रीलंका है, श्रीलंका का रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल फर्ज -4% है, जो उसके एस्टिमेशन एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन 10% है। कोई बता सकता है गवर्नमेंट क्या फिर दे रही होगी इंटरेस्ट? सर 6% नहीं 14 ना 6% बेटा। सॉरी सर यस सर ठीक। अब आपको इसको पढ़ना आ गया है। पढ़ना क्या आ गया है? देखो इस तरह पढ़ना आ गया है कि भाई 10% अगर हमारे पास इन्फ्लेशन और -4% है, इसका मतलब मुल्क की हालात इतना खराब है कि लोग 6% पे राजी हुए हैं गवर्नमेंट को देने के लिए। क्लियर हो गया? जी सर हो गया। अच्छा, किसी की एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन जो है 10% है और उसका रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो भी 10% है। अब गवर्नमेंट क्या दे रही होगी? इन्फ्लेशन भी 10% है, 20% सर कुछ भी नहीं सर क्या बात, कुछ भी नहीं दे रही ओए 20% दे रही है अल्लाह के बंदो, -10 थोड़ी है। सर वो कैसे? अब यार -10 थोड़ी लिखा हुआ है रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट। यस सर 10% ज्यादा ओके सर 10% आया था, आपने 0 कर दिया था कब 0 गया था? सर। वो पहले शुरू में जब दे रही थी भाई उसमें इंटरेस्ट 10 था और उसमें कहा था इन्फ्लेशन भी 10 थी और इंटरेस्ट भी 10 था। मैंने कहा था इंटरेस्ट माइनस नहीं 10% है। नहीं मैं बताता हूँ वो जो बात कर रहा है। मैंने कहा था इंटरेस्ट 10% है और गवर्नमेंट भी 10% दे रही है। हाँ जी अब 0 हो जाएगा। ये मुल्क के हालात बहुत अच्छे हैं हाँ ये मैंने कहा था। और इतनी जल्दबाजी ना दिखाओ, आगे जो तुम पर मामलात आने वाले हैं, जल्दबाजी में मारे जाओगे। अल्लाह करे तुम्हें बात समझ में आ जाए। सर एक बार काइंडली इसको ये वाला पॉइंट एक बार रिपीट करिएगा, थोड़ा एक्सपेक्टेड और रियल में ना थोड़ा सा करना कंफ्यूजन हो गया है एक बार। बच्चे होता ये है कि आपको इन्फ्लेशन से जितना ज्यादा मिलेगा वो रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब ये तो अब आपकी एक्सपर्टीज है ना। देखो इन्फ्लेशन 10% है, मैं किसी भी तरीके से पूछ लूं, चलो इन्फ्लेशन 10%, फार्मूला बना लो आप, फार्मूला बना लो आप, बनाओ जी गवर्नमेंट का जो रिस्क फ्री रेट है वो बराबर है इन्फ्लेशन प्रीमियम के, यानी कि जो इन्फ्लेशन के अगेंस्ट आपको कंपनसेट करके मिला जाएगा, प्लस रियल रेट ऑफ रिटर्न। अब यहां से सब चीजें ढूंढ सकते हो। ये गवर्नमेंट का रेट हो गया, उसमें इन्फ्लेशन का प्रीमियम है, उसमें रियल रेट ऑफ रिटर्न भी है। अगर मैं आपसे गवर्नमेंट का यानी कि रिस्क फ्री रेट वो मैं आपको दे दूं 10%, रियल रेट ऑफ रिटर्न वो मैं -2% दे दूं, ढूंढ सकते हो कि इन्फ्लेशन कितनी होगी? देखो रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट गवर्नमेंट का 10%, ये आर जब इधर प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा 12% हो और ये -2% हो जाएगा बेटा, और इधर आ जाएगी इन्फ्लेशन। तो कितने है इन्फ्लेशन? सर ये गवर्नमेंट जो होती है इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है। गवर्नमेंट इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग नहीं देती, गवर्नमेंट देखती है कि कहां पर आकर हमारी सप्लाई और डिमांड बराबर हो जाए, जितना हम चाहते हैं उतनी सप्लाई आ जाए, जहाँ इक्विलिब्रियम का क्रिएट हो रहा हो, जहाँ इक्विलिब्रियम क्रिएट हो रहा हो। गवर्नमेंट ने अपना ऑब्जेक्टिव पूरा करना होता है। एक वहां पे आके वो अपने फिर उसके मुताबिक वो अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालती है, उसके मुताबिक उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलता है। जैसे आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा, डायग्राम्स पढ़ी होगी, कर्व का शिफ्ट होना। यस सर इकोनॉमिक्स के अंदर आपने हाँ कर्व का शिफ्ट होना आपने पढ़ा होगा। अगर आपने देखो इकोनॉमिक्स में ऐसी कुछ डायग्राम होंगी आपके पास, यस सर, है ना? ये पॉइंट पे आके यानी कि मिल जाती है, इक्विलिब्रियम हो जाता है जी। हाँ जिस पॉइंट पे अगर ये मिल जाती हैं एग्जैक्टली ऐसे ही, ये देखो ये इस तरह डायग्राम होगी, एक ये पॉइंट होगा, एक ये पॉइंट होगा, यहाँ प्राइस सेट होती होगी, यहाँ प्राइस सेट होगी। यस सर, ये बता रहा है सप्लाई ज्यादा और डिमांड कम हो तो कम प्राइस पर सेल करना पड़ेगा, सप्लाई कम हो डिमांड ज्यादा हो तो फिर ज्यादा प्राइस पर सेल करना। ठीक हो गया मेरे बच्चों, समझ में आ गई बात? ओके यस सर, ओके थैंक यू। हाँ तो इसी को मैं बच्चों जब हम उस पर जाएंगे, अल्लाह आपका भला करे, आ गए हम, ठहरो एक मिनट बेटे। अब हम इधर जाएंगे, इधर जाते हैं हम डॉक्यूमेंट, ये हम डाउनलोड गए, यहाँ गए, ये शेयर किया, इसलिए मैंने पहले आपको उस पर ही समझा दिया। ये देखो मेरे बच्चों, ये आ गया आपके पास, देखो ये वही डायग्राम नहीं उस तरह की,
Yes. देखो गौर करो बेटा, ये वो डिमांड की डायग्राम, डिमांड लो सप्लाई ज्यादा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रखेगी गवर्नमेंट, Sir. क्योंकि उसका काम पूरा हो रहा है, उसकी डिमांड यहाँ तक थी, अब उसकी डिमांड ज्यादा है और सप्लाई उसकी यहाँ पर है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा। और इसको अब गवर्नमेंट के अलावा दूसरी नजर से भी देख सकते हो, कोई लोन लेना, पैसे जो है, अब जैसे मैं कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा था, उस एक्सट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन कंट्रैक्शन से भी देख सकते हो, उस तरह भी देख सकते हो, बहुत तरीकों से इसे देखा जा सकता है। एक तो ये तरीके से देखा जाता है जो मार्केट है, इंटरेस्ट रेट बढ़ता जाए, ये लोन के हवाले से भी देखा जा सकता है। इंटरेस्ट रेट बढ़ाते जाओ, लोग डिमांड कम करना शुरू कर देंगे। देखो ये रिवर्स आ रहा है ना, इसको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जा सकता है। वो कैसे देखा जा सकता है? फर्ज करो गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट की तरफ से देखो 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट उन्होंने कहा हम तुम्हें पे करेंगे, कोई पैसे देने को तैयार ही नहीं हुआ, या उसने कहा जी हम 4% पे करने को तैयार है, आप इस पॉइंट को 4% ले लो, यहां पर आज 4% ले लो इस पॉइंट को, इस पे वो कहता है इसको आप 6% ले लो, इसको जाके वो आपसे कहता है 8% ले लो। अब इसको नीचे लेकर आओ, इस तरह चलाओ, 8% पे आओ, पहले 8% पे हम आ गए, ये डिमांड का कर्व है। जैसे जैसे गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट गिराती जाएगी, अब गवर्नमेंट दे रही है, जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट गिरता जाएगा डिमांड फॉर मनी बढ़ती जाती है। इसके रिवर्स कर दो, जैसे जैसे इसके रिवर्स कर दो, जैसे जैसे मैं इसको थोड़ा साफ कर देता हूं, 1 मिनट है ना, ये इक्विलिब्रियम डिमांड एंड सप्लाई कर्व से उसने साबित करके दिया आपको। देखो गवर्नमेंट चाहती है पैसे ज्यादा लोगों के पास जाएं, लोन के हिसाब से बात कर रहा हूं, जब लोन की बात है वो इंटरेस्ट रेट गिराती जाएगी, जितना इंटरेस्ट रेट कम गिरेगा लोग ज्यादा डिमांड करना शुरू कर देते हैं। जब डिमांड और सप्लाई जहां पर इक्वल हो जाती है वो इसका इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट बन जाएगा। गवर्नमेंट जैसे इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा ऊपर लेकर जाएगी तो लोग कम डिमांड करना शुरू कर देंगे पैसों की। ये पॉइंट हो गया, ये उसने आपको सप्लाई के कर्व दे दिए, ठीक है, कि यहां से सप्लाई शुरू होती है, ये शुरू होती है, ये डिमांड है, ये सप्लाई है, इतनी डिमांड थी, इतनी सप्लाई थी, मुख्तलिफ इंटरेस्ट रेट यहाँ पे मौजूद हैं। इस रेट के ऊपर ये रेट है फर्ज करें 8%, इसके पास लोग इतना लेने को तैयार है, बस इतनी सप्लाई के लिए लोग आ रहे हैं। जैसे जैसे आप इंटरेस्ट रेट नीचे करते हैं डिमांड बढ़नी शुरू हो जाती है, ये डिमांड है, आप डिमांड बढ़नी शुरू होती है, हो जाती 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 है, यहां पर आप जहां पे वो कट कर जाता है ये इक्विलिब्रियम पॉइंट बन जाता है, इंटरेस्ट रेट सेट हो जाता है यहां पर। उसके बाद उसने दूसरा आपको कर्व शो कर दिया, ये दूसरा कर्व है, ये ले जी, ये दूसरा कर्व उसने शो कर दिया कि गवर्नमेंट चाहती है कि पैसे और लोगों के पास जाए, गवर्नमेंट और नीचे जाना शुरू करती है, डिमांड और बढ़ जाती है। तो ये दो कर्व उसने आपको शो करवाए सप्लाई के, ये बिल्कुल वही कर्व हैं जो इकोनॉमिक्स में आप लोगों ने पढ़े। तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा इसे देखा जा सकता है, लोन लेने के हवाले से भी देखा जाता है, लोन देने के हवाले से भी देखा जाता अच्छा सर, इसमें रियल इंटरेस्ट रेट क्या है इस ग्राफ में? है। ये आ रहा है ना, ये रहा, ये रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब मैं आपको पिछली स्लाइड चलाता हूँ ना, आपको भी पता लगेगी। ये देखो कहते हैं जनाब रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये आपके पास आ गया, रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज द रेट that creates
इक्विलिब्रियम बिटवीन सप्लाई ऑफ सेविंग्स, जी सेल और परचेज है। जब आप को कोई चीज कहोगे यार हमें दे देने के परचेज करना चाहता है आपसे, तो आपकी कोई डिमांड होगी ना उसको देने के लिए, यस कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी आपकी कोई डिमांड, ये जी मैं इस पर दूंगा आपको, जी लेकिन वो डिमांड रियलिस्टिक भी होनी चाहिए। रियलिस्टिक से मुराद ये है कि आपकी जमीन पड़ी हुई है डिफेंस में, उसके आप 1 करोड़ मांग रहे हैं, समझ में आती बात? आपकी डिफेंस, आपकी जमीन उतनी ही पड़ी हो, लेट से किसी ये पर्स करते हैं बंद रोड के ऊपर, और आप कहें जी जमीन तो उतनी नहीं है ना मेरी, उधर अगर डिफेंस में 1 करोड़ मिला था तो मुझे यहाँ भी 1 करोड़ मिलना चाहिए, तो ये अनरियलिस्टिक डिमांड हो जाएगी। तो इसी तरह अगर आप उसको कह रहे हैं, गवर्नमेंट क्या कहती है, गवर्नमेंट आपके साथ आती नहीं बहस करने, गवर्नमेंट कहती है इस रेट पर एक्सपेक्ट करती है कि जी इस रेट पर लोग ले लेंगे बॉन्ड लेने, गवर्नमेंट मार्केट को पहले सर्च कर लेती, वो जब उस रेट पर इन्वेस्ट करती है ना, तो उस रेट को जब लेकर आती है तो लोग उसकी तरफ आ जाते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव ना पूरा हो तो गवर्नमेंट फिर नया बॉन्ड इश्यू कर देती है, और जब नया बॉन्ड इश्यू करती है उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है। ठीक है। अच्छा मैं कहता जैसे ये रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, फर्ज किया 2% है, तो हम एज्यूम करेंगे कि इन्फ्लेशन रेट ज्यादा है या गवर्नमेंट का इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, ये मैं पॉइंट पूछ रहा था, हम किसको लेंगे? उससे assumption ये ली जाएगी अच्छा कि रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 2% है ना ये दिया हुआ, हाँ जी। इसका मतलब वो इन्फ्लेशन को कंपनसेट करके उसके ऊपर 2% दे रहे हैं। ठीक हो गया। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। तो ये बात होगी। दूसरी बात, अब ये देखो, ये मैं हाँ पढ़ता हूँ, जी। ये गौर करना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। कहते हैं जी द रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज द रेट कितने दैट खड़ा है? क्रिएट कितने खड़ा है? बिटवीन द हाँ बोर्ड लगा है, ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके। यार एक बात बताओ, फोन एक बात बताओ, फोन सुने तो आवाज आती है? जब मैं फोन किसी का सुन रहा हूं तो आपको आती है? ये सर आ रही होती है। ओए होए होए होए, यार ये तो शुक्र है कि वो वाले फोन में है। ये सर तभी तो आपसे कह रहे थे नार भिजवा दें। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं कह रहा हूँ शुक्र है वो वाले फोन नहीं आए ये सर जिसमें लोगों के नाम पे पैसे देने हैं, वो तो आप सुन लो। अस्सलाम वालेकुम, सॉरी सर, मैंने भी पैसे नहीं देने किसी के, हम रियली सॉरी, मैं देखा नहीं, ऑब्जर्व नहीं किया, पैसे नहीं देने सर। नहीं कोई मसला नहीं, ओ कोई इशू नहीं बच्चे। यार भाई को बोर्ड बता दो क्या बोल। अच्छा चलो बेटा, हाँ कोई ये हैंड रेस कर रहे थे, बोलो बेटे क्या कह रहे हो, जिसने हैंड रेस किया था? जी हमजा बेटा बोलो। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा अच्छा बेटा, अब देखो ये मैं पॉइंट पढ़ता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है, गौर करना है इस पर। द रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज द रेट दैट क्रिएट्स इक्विलिब्रियम बिटवीन सप्लाई ऑफ सेविंग्स एंड डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट फंड्स। कि सप्लाई ऑफ सेविंग्स जो हैं लोगों की, वो जो हैं जिस पर राजी हो जाते हैं, और डिमांड ऑफ फंड्स जो लोग डिमांड कर रहे होते हैं फंड्स की, अगर गवर्नमेंट कर रही है तो गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है, अगर पब्लिक फंड्स की चाहती है तो उससे भी हो सकता है। तो गवर्नमेंट अगर उसे चाह रही है ना कि हमें इतने फंड्स मिल जाएं, तो किस रेट पर हमारे ये जो ऑब्जेक्टिव है पूरे होंगे, उस रेट को हम कहते हैं ये इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट है। अब उसने आपसे एक बात लिखी है आगे, अगर आप गौर से देखो, एंड इन अ परफेक्ट वर्ल्ड विदाउट इन्फ्लेशन, अब समझ में आई बात उसने लिखी, विदाउट इन्फ्लेशन मतलब वो कहते हैं जी 8% अगर इन्फ्लेशन है ना, ये तो आपने कंपनसेट करना ही करना है, इसकी तो आप बात करें ही ना, इससे अगली बात करें जब परफेक्ट वर्ल्ड हो। परफेक्ट वर्ल्ड से मुराद इकोनॉमी अच्छी हो। अगर इकोनॉमी अच्छी नहीं होगी, इनसिक्योरिटी बहुत होगी, घर में पैसे रख नहीं सकते, लोगों को दे नहीं सकते, कंपनियों की हालत अच्छी नहीं, उन्हें नहीं दे सकते, तो फिर गवर्नमेंट आपको 8% से नीचे 6% भी ऑफर करेगी ना, आप जाएंगे इस तरफ, जो रिस्क अवर्स होगा। समझ आइए ये बात? इसलिए उसने यहाँ पर परफेक्ट वर्ड लिख दिया कि इकोनॉमी बहुत अच्छी है। इसलिए आगे उसने आपसे कहा कि द रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंजेस विद चेंजेस इन इकोनॉमिक कंडीशंस, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। इकोनॉमी बहुत अच्छी हो जाए
लोग नहीं प्रेफर करें गवर्नमेंट को देना, लोग कंपनीज को प्रेफर करें, इसकी वजह से भी चेंजिंग आ सकती है। टेस्ट से मुराद क्या है, इकोनॉमिक कंडीशन से क्या मुराद है, वो मैंने आपसे भी डिस्कस किया। टेस्ट से क्या मुराद होगी, यहाँ पर टेस्ट से मुराद ये होगी कोई लोग समझते हैं आगे 10 साल बहुत अच्छे हैं लोग और कंपनी बहुत अच्छे इंटरेस्ट रेट दे रही है, तो लोग कंपनीज की तरफ चले जाएंगे, उनका टेस्ट उधर चला जाएगा। तो ये सारी पॉइंट ऑफ व्यू इसके अंदर दिया गया है। इसके बाद आपको अगली स्लाइड पे हम लेके जाते हैं और ये है, ये देखो बेटा, तो ये जो हमारे पास थी डायग्राम, ये अब आपको समझ में आनी चाहिए। ये बात आपसे क्या कर रहा है, ये बात आपसे यहाँ पर ये कर रहा है, ये डिमांड ऑफ द फंड्स है और ये सप्लाई है जिनके पास सेविंग्स है। ये सप्लाई है जिनके पास सेविंग है। ये समझने की बात है। अब बिल फर्स्ट इस पॉइंट ऑफ, अगर मैं सिर्फ इस पॉइंट को ले लूं ना, ये देखना, गौर करना, इधर ये डिमांड का नुक्ता है, इस पॉइंट को लूं, कोई बता सकता है ये डिपिक्ट क्या कर रहा है, ये और ये फर्ज करें हम इसे रख लेते हैं 8%, बता सकते हो क्या डिपिक्शन दे रहा है? सर इसमें ये है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है और इसकी जो डिमांड है वो कम है। हाँ जी, इसके अंदर ये इंटरेस्ट 8% है और जो डिमांड है इसकी कम है। इससे थोड़ा सा और सोचो आगे, थोड़ा सा आगे और सोचो। तो मेरे ख्याल से इसमें शायद ये है कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा था तो सप्लाई कम थी, डिमांड जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा था तो डिमांड सॉरी कम थी सर। तो डिमांड कम थी, तो इसकी लॉजिक क्या बनी? सर क्या नाम है, इंटरेस्ट देखिए इसमें लॉजिक ढूंढे, ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये कहना क्या चाह रहा है आपसे? सोचना पड़ेगा। सर वो यही कहना चाह रहा है कि मतलब 8% सर 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे सप्लाई जो सी है वो कम है और डिमांड लोगों की वजह ज्यादा है। 8% पे क्या है? सर मेरे ख्याल से यहाँ पे गवर्नमेंट ज्यादा पैसा इशू करना चाह रही है। सर अगर तो 8% गवर्नमेंट यहाँ इंटरेस्ट पे भी डिमांड कम है ना, तो इसका मतलब ये होगा कि लोगों को यकीन नहीं है शायद, यानी कि इकोनॉमिक कंडीशन में थोड़ा मुझे लग रहा है होगा। देखो वो कह रहा है कि 8% बहुत ही ज्यादा है। अच्छा जी चलो, देखो असल में बात क्या है, देखो बात क्या समझने की, बात ये समझने की है इसको रिवर्स देखोगे तो समझ आएगा। ये डिमांड थी आपके पास, इस तरफ आओ, ये डिमांड है आपके पास, यहां से सप्लाई शुरू होती है कि जब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है ना, ये वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो इतनी सप्लाई लोग देने को तैयार है सेविंग्स की, डिमांड बहुत ज्यादा है। आप रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाते जाए, सप्लाई बढ़ती जाएगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाते जाओ, सप्लाई बढ़ती जाएगी। लेकिन गवर्नमेंट इतने ज्यादा रेट के ऊपर पैसा लेने को तैयार नहीं होती, वो कहती चलो कम करते हैं हम अपनी डिमांड पीछे आनी शुरू हो जाएगी, और इंटरेस्ट रेट बढ़ाओगे सप्लाई बढ़नी शुरू हो जाएगी। आप समझ आ रही है डायग्राम? जी बच्चों, आप समझ आइए डायग्राम क्या है? यस देखो बेटा, अकमल बेटे, ये देखो, इसका मतलब ये कि इकोनॉमिक्स में तुमने डायग्राम्स को सही तरह नहीं पढ़ा। ये देखो बेटा, इसका कॉम्बिनेशन इस तरह बनाओ, ये बहुत तरीके से मैं कॉम्बिनेशन बना सकता हूं इसका। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट
सप्लायर ऑफ द फंड्स है और एक डिमांडर्स है फंड्स के। इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ये ऊपर जाएगा तो हाई होगा। लोग डिमांड करेंगे हमें इस इंटरेस्ट रेट पे मिल जाए, लेकिन सप्लाई तो इतनी मिल रही है, इससे ज्यादा लोग देने को तैयार ही नहीं। वो कहते हैं कहीं और इन्वेस्ट करो। इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू होता है, सप्लाई बढ़नी शुरू हो जाती है। लेकिन इंटरेस्ट रेट बढ़ने से बोझ बहुत आएगा जो डिमांड कर रहे हैं फंड के ऊपर, कि ये कहेंगे इतना तो इंटरेस्ट में हमें पे करना पड़ जाएगा, हमने कमाना क्या है। तो कुछ लोग अपनी डिमांड छोड़ जाएंगे, तो डिमांड कम होनी शुरू हो जाएगी। थोड़ा और इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ना शुरू हो जाएगी, डिमांड और ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। थोड़ी और इंटरेस्ट रेट बनेगा, ऊपर से मुराद कम होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि कितने लोग बीच में ऐसे होंगे जो उस रेट के ऊपर बोरो नहीं कर सकते, जो कर सकते हैं वो रेट बढ़ाएंगे। जब रेट बढ़ेगा ये सप्लाई और डिमांड यहां जाके कहेंगे ठीक है जी, ये आपका इंटरेस्ट रेट सेट हो गया। ठीक है, अब अगली बात देखो, दूसरा कर्व क्यों बना हुआ है? इसलिए बना हुआ है, भूल जाओगे ये भी कोई कर्व है, या याद रखोगे ये भी है। चलो ठीक है, इस रेट के ऊपर बिलफर्ज कोई सप्लाई देने को तैयार नहीं है, इस रेट पे भी कोई सप्लाई देने को तैयार नहीं, फिर इस रेट पर जाके सप्लाई देने को तैयार हो तो कर्व ऊपर शिफ्ट हो जाता है। अब समझ जाओगी डायग्राम बेटा पूरी? यस सर। यस सर, समझ आ गई बेटा? चलो थैंक यू वेरी मच बच्चों। तो क्या नाम है वो, बल्कि थैंक यू वेरी मच नहीं, एक पॉइंट रह गया, वो ये है बेटा, जो हमारा एक पॉइंट रह गया वो ये है बेटे। ओके बेटे, मतलब जीते रहो, खुश रहो। देखो जब आप लोग मुझसे कोई सवाल पूछते हो ना, एक बात जिंदगी में याद रखना, मुझसे सवाल पूछते हुए कभी हिचकिचाना मत, चाहे मैसेज में पूछो चाहे माइक पे। अनलेस अनटिल मैं खुद कह दूं कि माइक पे पूछूं तो उसमें आप ही को फायदा होता है कि हाँ यार इसे माइक पे पूछना चाहिए। अच्छा, सवाल पूछते हुए कभी मुझसे नहीं घबराया। ये जो भी इल्म अल्लाह ताला ने मुझे दिया है, ये मेरे उस्ताद से दिया है या मुझे बच्चों ने दिया है। ये दोनों जरिए हैं इल्म देने के इंसान को, अगर इंसान हकीकत पसंद हो तो। अगर वो रियलिटी को, अल्लाह के कायदा कुलिया को समझ ले तो वो यही है कि वो अपने पीछे आने वालों से भी सीखता है और अपने से आगे वालों से भी सीखता है। ये अल्लाह ने दोनों सूरतें रखी हैं उसको। और आप लोगों को अल्लाह ने भेजा ना मेरे पास, तो उसके लिए वो फिर इल्म भी देता है। तो आप लोगों का ये बड़ा मुझ पर फजल है कि आप लोग मुझसे सीखते हो, और मुझे एहसास है इस बात का। इसलिए आपने देखा होगा कि मैं बहुत नरमी से बात करता हूं। उसका रीजन ये नहीं है कि मेरा इखलाक बहुत अच्छा, उसके पीछे एक नीयत है, एक सोच है। और वो सोच ये है बेटा, आप ना होते तो मुझे इल्म देने का दर्जा नहीं मिल सकता। तो इस हवाले से आपको बहुत मोहब्बत से ट्रीट किया जाता है कि अल्लाह ताला ने आप लोगों को चुना मुझे मजीद इल्म देने के। यही हकीकत है। अब कोई इसे मान ले तो अच्छी बात है, कोई नहीं मानता, कोई कहता है कि उस्ताद का दर्जा बहुत होता है और ये होता है। उस उस्ताद का दर्जा बहुत होता है बेटा जो अपनी गर्ज ना रखे बच्चों के साथ, बस बच्चों की भलाई चाहे, उसका है दर्जा बहुत। हर उस्ताद का नहीं होता कि वो अपनी गर्ज भी बीच में शामिल रखे, बच्चों को तंग भी करके रखे। तो अल्लाह ताला ने तो कहा कि मैं मेरे बंदों पर रहम करते हैं। तो ये आप लोगों की बड़ी अहमियत है। आप लोग जब क्वेश्चंस पूछते हैं ना, तो मुझे बहुत फायदा पहुंचता है आपके क्वेश्चंस पूछते। इसलिए मैं कभी भी आप लोगों के साथ सख्त रवैये में बात करता हुआ आपको मिलूंगा नहीं। ये नहीं कि ये मैं करता हूं, मैं सिर्फ कोशिश करता हूं, अल्लाह का फजल मुझे पूरा रखता है। अल्लाह के फजल के बगैर मुमकिन नहीं। अच्छा बेटा, ये लास्ट बात है हमारी, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। स्लाइड आपको समझ में आ जाएगी। आपको याद हो बच्चों, अगर आपने गौर किया हो बेटे, ये देखो, हमने याद है हमने अभी पढ़ा था कि जी रिस्क फ्री रेट इज इक्वल टू इन्फ्लेशन प्रीमियम प्लस रियल रेट ऑफ रिटर्न। पढ़ा था ना बेटा अभी ये?
जी बच्चों, इसको हमने बोर्ड पर किया था ना, व्हाइट बोर्ड पर, कि गवर्नमेंट जो भी हमें रेट प्रोवाइड करती है मुझसे कहते हैं रिस्क फ्री रेट, एंड इट शुड बी, इसके इक्वल होना चाहिए इन्फ्लेशन प्रीमियम के प्लस रियल रेट ऑफ रिटर्न के। हमारी एक्सपेक्टेशन में ही होता है, इकोनॉमी खराब हो तो रियल रिटर्न ना भी मिले तो हम कहते हैं चलो इन्फ्लेशन ही कंपनसेट कर दे। तो बेटा ये देखो, इसने यहां पर ये एक जो बात लिखी है, कहता है ये देखो, ये रिस्क फ्री रेट के इक्वल उसने शो किया है जो हमने पहले ही शो कर दिया था। अब साथ ही आ गया रिस्क प्रीमियम। रिस्क प्रीमियम क्या है? कंपनी का एक अपना स्पेसिफिक रिस्क है, गवर्नमेंट से हटकर आगे। कहता है अगर आप गवर्नमेंट में नहीं इन्वेस्ट करेंगे और कंपनी ए आपको कहती है कि मेरे पास आ जाओ, गवर्नमेंट अगर 10% दे रही है और कंपनी आपको 13% दे रही है, तो ये 3% ज्यादा क्यों दे रही है वो आप? इसका मतलब कंपनी के अंदर अपना भी कोई रिस्क मौजूद है और वो 3% का, उसका वो प्रीमियम मुझे दे रही। तो मैं या गवर्नमेंट कंपनी ए का मैं एस्टिमेट करूं, रिस्क निकलता है स्टैंडर्ड डिविएशन से। इन्वेस्टमेंट या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का भी सब्जेक्ट आया, जिसके पास है वो आपको सिखाएगा, मेरे पास आया तो अल्लाह ने चाहा तो फिर मैं आपको सिखा दूंगा। अब ये देखो बेटा, फर्ज करो मैंने कोई देखा कि 5% उस कंपनी पे अपना रिस्क है। रिस्क होता है फिक्स कॉस्ट की वजह से, वो बात की बातें हैं। तो मैं कंपनी से डिमांड करूंगा भाई मुझे 15% देना पड़ेगा आपको, या मैं 15% पे कंपनी बॉन्ड इशू करेगी तो मैं एक्सेप्ट करूंगा। क्यों? कुछ ना रिस्क लेकर मुझे 10% मिल रहा है, तो तुम्हारा रिस्क 5% का उठाकर मुझे 15% देते हो तो ठीक है। तो इसलिए बेटे यहां पर उसने आरपी लिखा। आरपी का मायनी जो रिस्क कंपनी में मौजूद है उसका प्रीमियम भी मुझे चाहिए, रियल रेट ऑफ रिटर्न भी चाहिए, इन्फ्लेशन भी चाहिए और रिस्क प्रीमियम भी चाहिए। ये तीनों चीजें मुझे चाहिए कंपनी में इन्वेस्ट करते वक्त। ठीक हो गया मेरे बच्चों? और दूसरी बात इसमें समझने की है, आप गौर करो। दूसरी बात जो इसमें समझने की बेटा वो आप एक गौर करो। मुझे कोई ये बता सकता है ये आईपी क्या है? जी मेरे बेटे, आप में से कोई बता सकता है ये आईपी क्या है? इन्फ्लेशन प्रीमियम। जी बेटा बोलो, शाबाश। इन्फ्लेशन प्रीमियम। इन्फ्लेशन प्रीमियम, वेरी गुड। आरपी? रिस्क प्रीमियम लिखा होगा नीचे। रिस्क प्रीमियम। इस आर के साथ पी क्यों नहीं है? सर ये इस आर के साथ पी क्यों नहीं है? रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट रिस्क फ्री है शायद। ऊंचा बोलो बेटा। रिस्क फ्री है। रिस्क फ्री की बात नहीं है, ये रियल रेट ऑफ रिटर्न है। इसके साथ पी क्यों नहीं लिखा उसने? चलो मैं बताऊं? यस सर बताएं। कंपनी ने, आप गए, कंपनी कहती है मेरे से बॉन्ड ले लो, मैं कितने पे देते हो? कहते कितने पे लेना? मैंने कहा जी 10% तो गवर्नमेंट मुझे दे रही, जहाँ रिस्क नहीं है। कंपनी कहती जाओ दिया तुम्हें ही है। ठीक हो गया? या मैं कंपनी से इस तरह भी नहीं बात करता, मैं कंपनी से कहता हूं भाई इन्फ्लेशन 10% है, ये मुझे कंपनसेट करें, और कहा जाओ तुम्हें इन्फ्लेशन का प्रीमियम दे दिया, ऐश करो मौज करो। फिर मैं उसे कहता हूं जी आपका अपना रिस्क भी एक मौजूद है, वो 3% है। उसने कहा जाओ तुम्हें ये 3% भी हमने कंपनसेट कर दिया। उसने आपको 3% रिस्क का भी प्रीमियम दे दिया, और कंपनी ने कहा 1 मिनट इधर आओ मेरे पास। आपने कहा जी, आप तो खुशी खुशी जा रहे थे। कंपनी ने आपसे कहा, खुशी खुशी तो नहीं, खैर कंपनी ने आपसे कहा जाओ तुम्हें 4% और दिया। कंपनी कितना दे रही है आपको? ऐसे ही ना बेटा, 17% दे रही है ना? जी सर। तो ये तो इन्फ्लेशन के अगेंस्ट कंपेंसेट किया उसने, ये अपने रिस्क के अगेंस्ट कंपेंसेट किया, ये तो आपको उसने एक्स्ट्रा दे दिया ना। सर इसकी कोई प्रैक्टिकल लाइफ से एग्जांपल जरा दीजिए। पहले ये बात समझ आइए, फिर प्रैक्टिकल में भी जाते हैं। यस सर, इसका पता लग गया। अभी तो ये किसी के अगेंस्ट कंपनसेशन नहीं है, उनका प्रॉफिट इतना अच्छा है वो इतना ज्यादा आपको पे करने जा रहे हैं।
ये कंपनसेशन है इन्फ्लेशन के अगेंस्ट, ये रिस्क के अगेंस्ट प्रीमियम है। ये तो आपको प्रॉफिट में से, वो उनका प्रॉफिट इतना अच्छा है, वो आपको एक्स्ट्रा इतना ज्यादा पे करने जा रहे हैं, तो ये तो किसी के अगेंस्ट डिविडेंड। सर ये 4% रियल रेट है। हाँ ये रियल रेट है, ये तो ठीक किसी हो के गया। अगेंस्ट प्रीमियम है ही नहीं। आप समझ में आ गया बेटा कि इस आर के साथ नहीं P सर, क्यों है? बोनस है यस प्रॉफिट सर में आ से। गया। हाँ कि इसके, हाँ बोनस इसके अगेंस्ट, ये तो किसी की कंपनसेशन है ही नहीं, ये तो आपको उन्होंने अलहदा से प्रीमियम दे दिया, तो इंटरेस्ट दे दिया, तो जाओ ओए चार्जिंग पे लगा लूं खेली ना नहीं करता। यार बड़ी, चलो ठीक हो गया। चलो बेटा, तो ये इसके अंदर बात आ गई। अब देखें होता क्या है। होता ये है कि रिस्क कंपनी का हम कैलकुलेट करते हैं, और इस कंपनी का कैलकुलेट करते हैं, किस तरह कैलकुलेट करते हैं, हमें डेट इक्विटी रेशियो बता देती है, डेट टू इक्विटी रेशियो ये भी हमें बता देती है, और हमें फाइनेंशियल लिवरेज बता देती है। कैलकुलेट करते हैं हम लोग, और इससे हम ये कैसे करते हैं, ये अलग पूरे टॉपिक्स हैं। और मिसाल आपको प्रैक्टिकली मैं दे देता हूँ। ये किसने पूछा था जी, प्रैक्टिकल एग्जांपल दें सर जी। सर मैंने नाम बताओ। फारूक अब्बास। चलो शुक्र आपने नाम बता दिया, वरना मैंने एक सुबह क्लास वाले से कहा अपना नाम बताओ, तो उसने नाम बताया, नाम तो सुना होगा आपने सर जी। मैंने कहा हाँ बेटा ऐसे ऐसे लोग पूछे होते हैं। तो अच्छा बेटा प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। आप कहाँ पढ़ते हो, हेले में पढ़ते हो? यस सर। हेले एक सर्विस इदारा है ना बेटा? यस सर। वो एस्टेब्लिश्ड है, और वहां पर आप लोग पढ़ते हो, और दिल लगाकर पढ़ते हो। लेट्स से एक इंस्टीट्यूट है बेटा, एक नया इंस्टीट्यूट ओपन हो जाता है, No, एक और एक हेले। अब जो नया इंस्टीट्यूट ओपन होता है बेटा, ये इसने रेंट वगैरह भी देना है, इसने सब कुछ देना है। फर्ज करो हम कहते हैं कोई रेंट की भी बात नहीं हो रही, ये नया इंस्टीट्यूट है, इसके पास टीचर ये रख लेता है, और टीचर को ये कहता है सर जी बात ये है, मेरा नया इंस्टीट्यूट है, तो इसको किस पे फायदा होगा बताओ? क्या ये टीचर के साथ 50-50 कर ले, या टीचर को 1 लाख सैलरी पे रख ले फौरन? नहीं सर 50-50 पे है, वो फिर भी बेहतर है। 50-50 पे। हेले को किस में फायदा है, 50-50 में रख ले या 1 लाख सैलरी पे रख ले? एक लाख सैलरी पे सर। 1 लाख सैलरी पे। अब आपको समझ में आएगी बात। अब हेले को भूल जाओ, हम रखते हैं सिर्फ इसको ध्यान में। आपने देखा ये एक फिक्स कॉस्ट थी ना, फिक्स कॉस्ट। यस सर। ये फिक्स कॉस्ट थी ना बेटा? यस सर। फिक्स कॉस्ट पे आपने इग्नोर इसलिए किया, अभी तो बिजनेस स्टार्ट किया है। बिलफर्ज मेरे पास 2 स्टूडेंट आते हैं, और 2 स्टूडेंट की फीस जो मेरे पास वो 10,000 बनती है, मैं ये लाख कहां से पे करूंगा? मैं तो डूब जाऊंगा। यस सर। हेले वाले क्या करते हैं, हेले वाले 50-50 देंगे तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट चला जाएगा, वो फिक्स कॉस्ट ये वाली बर्दाश्त कर लेंगे, वो इसको रखना चाहते हैं। यस। तो मेरे बेटे ये याद रखो, जिस बिजनेस के अंदर फिक्स कॉस्ट बढ़ती चली जाए ना, हेले भी एक हद तक फिक्स कॉस्ट रख सकता है, उससे ज्यादा ये अगर ये 1 मिलियन हर एक को पे करने लग जाए तो हेले को क्या बचना है? यस सर। तो जिन्होंने हेले में पैसे लगाए हुए होंगे उन्हें डर नहीं पड़ जाएगा कि यार इसकी तो फिक्स कॉस्ट बहुत ज्यादा होती जा रही है, सारा प्रॉफिट तो ये फिक्स कॉस्ट में चला जाएगा, हमें क्या मिलना है? यस। इसलिए किसी भी कंपनी के अंदर जब फिक्स कॉस्ट बढ़नी शुरू होती है, फिक्स कॉस्ट से क्या मुराद होती है? एक होती है बिजनेस या ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट वो है जो आपके रनिंग एक्सपेंसेस में फिक्स्ड है, मसलन रेंट फिक्स कॉस्ट है, यूटिलिटी बिल्स जितने भी उसमें एक फिक्स कॉस्ट का पोर्शन होता है कि नहीं होता है? कुछ बनाओ ना बनाओ देने हैं पैसे। यस सर ऐसे ही है। तो जितनी एक ये होती है ऑपरेटिंग, एक होती है फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट क्या होती है? इंटरेस्ट। लोन लेते तो जाओ, इंटरेस्ट बढ़ता चला गया तो प्रॉफिट में कमी नहीं आएगी। यस सर। तो जितना इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा अर्निंग पर शेयर
भी बढ़ती है, लेकिन फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होनी शुरू हो जाती है, वो रिस्क होता है। तो अगर आप कहोगे तो मैं आपको बुक में से ना एक पेज कहूंगा, ये जरूर पढ़ो जो रिस्क को समझना चाहते हैं। ओके सर। अदरवाइज इतना ही कर लो तो बड़ी बात है। मुझे तो कहोगे मैं रिस्क को करता चला जाऊंगा, बोलता चला जाऊंगा, मुझसे सारी रात बुलवा लो। नहीं नहीं सर, गुस्सा नहीं खाना। अच्छा चलो ठीक हो गया।